हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आपके लिए सीजीएल का इम्पोर्टेंट 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग एक एक करके वो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या एरर है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन दिया हुआ है, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज। आपको ये जो 2 सेंटेंस नीचे दिख रहे हैं, इसमें जो बोल्ड पार्ट आपको दिख रहा है, अगर उसमें कोई एरर है तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। अगर एरर नहीं है तो हम लोग नो इम्प्रूवमेंट को टिक करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को अगर हम देखें तो सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। हेयर यू हैव टू फाइंड द एरर इन द बोल्ड पार्ट। आपको इस बोल्ड वाले पार्ट में देखना है कि एरर दिया हुआ है या नहीं। ये पूरे सेंटेंस से आपको एक छांट कर एक पार्टिकुलर एरिया दिया गया है जिसमें आपको एरर को फाइंड आउट करना है। देखिए, सी इज़ द बेस्ट। बेस्ट कौन से डिग्री में है? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बोल्ड बेस्ट कौन से डिग्री में है? तो हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और वाइजेस्ट भी कौन से डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री। यानी 2 एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि जब 2 एडजेक्टिव या कोई भी डिग्री हो, तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म में हो, अगर वो एंड से जुड़े हों, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी एक वचन है। सी मतलब एक लड़की को हम डिनोट करते हैं। अगर मोर देन 1 गर्ल होता तो वहाँ दे होता। तो हम देख सकते हैं जब यहाँ सी है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो अब हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई एरर इसमें है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ दिया है। देखिए दिया है आपको, आंसर क्या दिया? बेस्ट एंड वाइजेस्ट है, फिर है अ बेस्ट एंड अ वाइजेस्ट, फिर है द बेस्ट, फिर है आपको यहाँ है द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, फिर है नो इम्प्रूवमेंट। तो हम आंसर क्या लेंगे? नो इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन ये जब 2017 में पूछा गया सवाल है और उसमें एसएससी ने जो अपना आंसर शीट जारी किया था, उसने आंसर सी लिया था। क्या लिया था? सी, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सी क्या है, इस पे एनालिसिस करते हैं। सी में द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल का एरर हुआ है, दी आर्टिकल है जो दोनों में मतलब आपको रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सी जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर यहाँ पे हम जानते हैं जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके साथ हम आर्टिकल को एक ही बार प्रयोग करेंगे। खास करके अगर 2 एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव एंड से अगर जुड़ा हुआ है, एंड से 2 एडजेक्टिव अगर जुड़े हुए हैं और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल का प्रयोग कितना बार होगा? 1 बार होगा। ध्यान रखिएगा, इफ़ यू विल रिपीट दैट आर्टिकल इट मीन्स दे में बी मोर देन 1 पर्सन। हो सकता है कि वहाँ एक से अधिक हो। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हम बोले अ टॉल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए यहाँ पे अ टॉल है, फिर क्या है? अ ब्यूटीफुल है। अब देखिए अ टॉल यानी आर्टिकल यहाँ भी है और आर्टिकल यहाँ भी है। अब दोनों जगह आर्टिकल लगा, दोनों एडजेक्टिव के पहले। इसका मतलब है ए टॉल यानी एक लड़की है जो कि लंबी है और एक लड़की है जो कि सुंदर है, यानी कि लड़की की संख्या कितनी है? 2 है। जबकि अगर यही रहता अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल मान के चलिए, तो क्या है? मतलब एक ही लड़की है जो कि लंबी भी है और सुंदर भी है, यानी आर्टिकल रिपीट होगा मतलब पर्सन रिपीट होंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सी है तो द बेस्ट। हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका सबसे बड़ा पहचान में से एक पहचान क्या है? तो उसके पहले आर्टिकल दी का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल दी का प्रयोग है और हम जानते हैं कि सी एक लड़की को डिनोट कर रहा है, तो बेस्ट एंड वाइजेस्ट दोनों बात इसी लड़की के लिए है। तो आंसर हमारा क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा हमारा सवाल क्या है? द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। यानी कि जापान के जो लोग हैं, यानी लोगों की बात हो रही है, वे अमेरिका से बेहतर हैं। क्या अमेरिका से बेहतर हैं या बुद्धिमान हैं
या अमेरिका के लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है। यानी हम तुलना कर रहे हैं द पीपल ऑफ जापान की, तो यहाँ क्या होना चाहिए, द पीपल ऑफ अमेरिका होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा गया है, सिर्फ अमेरिका। अमेरिका से नहीं तुलना हो रही है जापान की, यहाँ अमेरिका के लोगों की तुलना जापान के लोगों से होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ द पीपल ऑफ जापान है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, द पीपल ऑफ अमेरिका। अब देखिए आपको इसमें होगा वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, वाइजर टू दैट ऑफ अमेरिका और नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए द पीपल ऑफ जापान, यानी कि हम द पीपल, ये जो द पीपल है ये हम जानते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और दैट जो है दैट, इसका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे, उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। और दोज का प्रयोग, दैट का प्लुरल दोज होता है, ये प्लुरल नाउन के अब रिपीटिशन को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर बी, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, यानी दोज का मतलब क्या है, द पीपल, दोज का मतलब क्या है, द पीपल, यानी कि पीपल मतलब लोग, प्लुरल में है तो यहाँ पे दोज होना चाहिए। अगर एक सिंगुलर रहता है, एक व्यक्ति या कुछ एक चीज़ के बारे में होता है तो दैट ऑफ अमेरिका हो जाता है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। दोज का अर्थ है द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से आपने आंसर टिक करा, आंसर आपका बी होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। अगर कोई एरर है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से हम देखें, वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कार्सिटी। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड, यानी हम आर्थिक रूप से देखते हैं, आर्थिक वी अंडरस्टैंड हम समझते हैं द वर्ल्ड अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कार्सिटी। अब देखिए द वर्ल्ड अराउंड अस, यहाँ पे हम लोग पेन को लेते हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस। अब देखिए द वर्ल्ड फिर क्या है, राउंड अस, ध्यान रखिएगा राउंड का यहाँ बात हो रहा है, और फिर होता है एक वर्ड होता है अराउंड। देखिए हिंदी अगर हम दोनों का देखें तो दोनों का मतलब चारों तरफ ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा राउंड का प्रयोग होता है मतलब सर्कल के चारों तरफ, कोई एक सर्कल है, वृत्त है, उसके चारों तरफ। और अराउंड का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ। तो यहाँ देखिए अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ की बात हो रही है, यानी व्यक्तियों के चारों तरफ की बात हो रही है, तो यहाँ राउंड के जगह क्या होना चाहिए था, अराउंड होना चाहिए था। यानी एरर आपका कहाँ है, तो एरर आपका सी में है। ठीक है, यानी ध्यान रखेंगे राउंड और अराउंड में ये सवाल पूछे गए सीजीएल। मैंने अभी कहा कि ये सारे के सारे आपके जो सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर्स के ही सवाल है, पूछे गए सवाल है, 17-18 के ये सवाल है। तो ये सर्कल मतलब सर्कल के चारों तरफ के लिए हम राउंड का प्रयोग करेंगे, लेकिन व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ के लिए अराउंड का प्रयोग करेंगे। दोनों का मतलब सिमिलर जैसा लगता है लेकिन प्रयोग अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टू चिल्ड्रेन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी दो बच्चे हैं जो कि भाई और बहन हैं। वेयर, ठीक है, वेयर का प्रयोग होगा क्योंकि चिल्ड्रेन हम जानते हैं कि प्लुरल है। वेयर ऑन टू देयर वे टू स्कूल, यानी वे स्कूल के रास्ते पर है, कहना ये चाहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, आई एम इन द वे, है ना, वह अपने मार्ग पर है, रास्ते पर है, यानी कि ऑन द वे हम उसका प्रयोग करते हैं, ऑन द वे का। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रीपोजिशन का एरर है, यानी ऑन टू के जगह पे ऑन द वे होना चाहिए। देखिए ऑन टू का ध्यान रखेंगे कहाँ हम प्रयोग करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे अगर किसी सतह की बात होगी, सतह पर है, फर्श पर है, तो वहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोले द बॉय इज वॉकिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ऑन टू द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे ये सही है। अब ऑन टू के जगह यहाँ ऑन का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक सतह है, वहाँ की बात हो रही है, लेकिन वह स्कूल के रास्ते पर है, तो वहाँ पे ऑन टू से ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है, स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत अंतर हो जाता है। हम
बच्चों को बताते हैं कि स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो ज्वेलरी की तरह है। जैसे आप आभूषण पहनते हैं तो ज्वेलरी आपको पता है कि वह 24 कैरेट नहीं होता है। कोई भी ज्वेलरी आप सोना पहनते हैं तो सोना में मिलावट किया जाता है, क्या चीज़ का, तांबे और चांदी को मिलाकर हम उसको ज्वेलरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो मुलायम होता है और उसका प्रयोग आप आभूषण में नहीं कर सकते। तो हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चाहिए वो प्योर गोल्ड चाहिए। 24 कैरेट मतलब 24 कैरेट, उसमें थोड़ा भी 916 भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एप्रोप्रिएट आंसर लेना है। अगर आपको ऑप्शन चारों दिए हैं, लगेगा कभी कभी ऐसे सवाल होंगे कि ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, ऐसे दो में कन्फ्यूज़न होगा, तो उसमें जो एप्रोप्रिएट होगा उसको आपको आंसर टिक आउट करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा सतह के लिए आप ऑन टू का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। किसी रास्ते पर हैं तो वहाँ ऑन का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, इसलिए आंसर ऑन टू यानी कि ऑप्शन बी में है। यहाँ पे देखिए ये हाइफन दिया हुआ है, ऑब्लिक का साइन दिया हुआ है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर डायरेक्शन देख लीजिए। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ़ नीडेड। अगर आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो जो बोल्ड पार्ट दिया गया है उसमें आपको इम्प्रूव करना है अगर कोई एरर है तो। चलिए देखते हैं। आई शुड हैज़ टू बी विथ देम टू नाइट। अब देखिए यहाँ पे बोल्ड पार्ट ये है और ऑप्शन क्या क्या है, हैज़ बीन है, हैव बीन है, बीन है और नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए हैज़ टू बी से पहले एक मॉडल का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा जब हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, कोई भी मॉडल हो यहाँ पे, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा V1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर्ब 1 का। अब देखिए हैज़ को हम समझते हैं, मॉडल के जस्ट बाद क्या है, हैज़, और ये हैज़ कौन सा फॉर्म है, तो ये V5 फॉर्म है। इसका V1 क्या होगा, तो हैव इसका V1 होगा। आपने पढ़ा होगा हैव मतलब रखना, और हैज़ का प्रयोग हम V5 के रूप में और V1 के जगह पे हैव का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव का प्रयोग होना चाहिए था, और इसलिए यहाँ पे अब हैव का प्रयोग करेंगे तो टू बी के जगह यहाँ पे बीन हो जाएगा। आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, आई शुड हैव बीन। ध्यान रखेंगे कि मॉडल्स फिर हम हैव का प्रयोग करते हैं और फिर V3 का प्रयोग होता है। किसका, V3 का। मॉडल कोई भी हो फिर हैव आएगा और फिर उसके बाद V3 का प्रयोग होगा, लेकिन मॉडल के डायरेक्ट बाद, उसके जस्ट बाद ध्यान रखेंगे कभी भी वर्ब 1 का प्रयोग होगा, ना ही फुल इन्फिनिटिव का होगा, ना ही V2 या V3 का होगा। दूसरी एक और बात है कि मॉडल जो होता है अपने प्योर फॉर्म में होगा। मॉडल्स के फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि लेक्सिकल वर्ब के फॉर्म को हम चेंज करते हैं। मैं जब वीडियो बनाऊंगा वर्ब्स का तो मैं इन डिटेल में वहाँ बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। लेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या होता है, एनोमिलस वर्ब 24 जो होता है उसे हम किसे कहते हैं। ये सारी बात हम लोग चैप्टर जब थ्योरी में हम चलेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग को सवाल समझना है, क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ आपने देखा एक मॉडल था, इसके बाद हैज़ का प्रयोग किया गया है, जबकि ये हैज़ V5 के रूप में प्रयोग होता है और यहाँ पे हैव का प्रयोग होना चाहिए था, और हैव के बाद हम जानते हैं कि V3 का प्रयोग हम करते हैं, तो हैव भी नहीं, यानी कि ये ऑप्शन क्या था, सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस। अब देखिए यहाँ भी बोल्ड पार्ट कहाँ है, टू बी लेफ्ट। अब देखना है कि इसमें एरर है कि नहीं। देखिए टू बी, टू प्लस बी, हम जानते हैं बी जो होता है बी वाज बीन, आपने पढ़ा होगा बी ये क्या होता है, V1 होता है, और टू प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लेफ्ट क्या है, तो V2 है, या V3 में भी इसका प्रयोग होता है, V2 भी होता है लेफ्ट और V3 भी होता है। मान लीजिए कि टू बी लेफ्ट यानी V3 का प्रयोग किया गया है, हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टू बी डन यानी V3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें देखना है यहाँ पे फिर क्या है, ये मॉडल है। मस्ट हम जानते हैं मॉडल है, हम जानते हैं मॉडल आप 13, देयर आर 13 मॉडल्स, जिसमें 10 रियल मॉडल्स आप और 3 जो होता है मार्जिनल मॉडल, जिसको हम सेमी मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ भी मस्ट उसी में से एक पार्ट है। और अभी अभी हमने बताया है आपको कि कोई भी मॉडल हो, मॉडल के ठीक बाद क्या आना चाहिए, वर्ब 1 आना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जबकि आप देखिए नॉट के बाद फिर क्या है, 2 + V1, और हम जानते हैं कि 2 + V1 जो होता है ये फुल इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, फुल इन्फिनिटिव, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको
सेंटेंस के वर्ब से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं होता है। और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब चाहिए, और यहाँ तो फुल इन्फिनिटिव मेन वर्ब बनेगा नहीं, तो फिर हम मस्ट के बाद यानी ये वाला पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे क्या सही होगा उसको देखते हैं। तो ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट होगा या बिंग लेफ्ट होगा, बिंग का प्रयोग नहीं होगा, बिन का भी प्रयोग नहीं होगा। और मस्ट के बाद हमने अभी क्या कहा, V1 वाले आप चुनेंगे तो बी क्या है यहाँ V1 है। फिर हम जानते हैं V1 के बाद आप V3 को ले सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी इस प्रकार से आपने देखा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर हम देखते हैं फाइंड आउट द एरर इफ एनी, अगर कोई एरर है। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 का ये सवाल है। अभी जो अपकमिंग एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए ये सब सवाल को आप ज़रूर देखें और इसको सॉल्व करें घर पे। और भी आप इसी तरह के सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल है, जो पूछे गए सवाल है, उसको ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आप कम समय में वहाँ जल्दी से सवाल को सॉल्व करें। उसके लिए आपको ग्रामर के नियम को भी ध्यान रखना होगा, ग्रामर को भी पढ़ना होगा। आप उसे भी पढ़ें और फिर आप सवाल को बनाएं। चलिए हम लोग देखते हैं। माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम रिमूविंग द चेविंग गम दैट स्टक विद हर हेयर। माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम, यहाँ तक तो सही है। रिमूविंग द चेविंग गम, जो चिबाने वाला, चेविंग मतलब चबाना, गम दैट स्टक विथ, अब देखिए स्टक मतलब होता है चिपकना यानी चिपका हुआ, विथ हर हेयर यानी उसके बाल से चिपका हुआ है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ भी प्रीपोजिशन का एरर है, विथ ये वाला एरर है। स्टक मतलब होता है चिपकना, स्टक विथ इसका मतलब है से चिपका। तो ध्यान रखिएगा स्टक के साथ जो है प्रीपोजिशन विथ के जगह टू का प्रयोग करेंगे। क्लिंग मतलब भी चिपकना होता है, इसके साथ भी टू का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पे प्रीपोजिशन का डायरेक्ट एरर है। आपको ध्यान रखिएगा स्टक ये ऐसा वर्ड है जिसके बाद विथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा आपका सी होगा। तो प्रीपोजिशन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो भी आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सवाल को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करते हैं। देखिए अलॉन्ग विद हिज टीम, अगर यहाँ पे हैज़ दिया रहता, हैज़ तो दिया हुआ, हैव दिया रहता तो ये भी एरर होता है। ध्यान रखेंगे अलॉन्ग विथ हिज टीम, यानी अलॉन्ग विथ मतलब के साथ होता है, यानी कैप्टन अपने साथ अपनी टीम को। अब देखिए साथ में ऐसा लग रहा है कि प्लुरल है, लेकिन ध्यान रखेंगे अलॉन्ग विथ या टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ हो या टुगेदर विथ हो, बोलने से ज़्यादा है थोड़ा कम करते हैं। अलॉन्ग विथ हो, टुगेदर विथ हो या लाइक हो, एक्सेप्ट हो, एज वेल एज, ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। अगर इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग वर्ब लगेंगे। यानी पहले वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, द कैप्टन, तो इसके साथ हम हैज़ ही लेंगे क्योंकि सिंगुलर है। हैज़ बीन इन्वाइटेड यहाँ तक सही है, टू द फंक्शन, और यानी कि कैप्टन और साथ ही साथ उसके टीम को है ना फंक्शन में इन्वाइट किया गया है। और इस प्रकार से देखिए हैज़ बीन इन्वाइटेड ये वॉइस में है, एक्टिव से पैसिव बना हुआ है, टू द फंक्शन, तो यहाँ पे कहीं पे कोई एरर नहीं है, तो यहाँ नो एरर को हम टिक करेंगे। अगर किसी सवाल में कोई एरर नहीं हो तो आप नो एरर को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द, ये भी सीजीएल टायर 1 का ही सवाल है। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो फिर से बोल्ड पार्ट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। देखते हैं द शूज़ वेयर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है बड़ा कॉस्टली, खर्चीला है, एक्सपेंस मतलब खर्च होता है। आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाइंग देम, यानी बोलते हैं द शूज़ वेयर वेरी एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली है। आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाइंग देम, देखिए अफोर्ड ये यहाँ पे अफोर्ड के बाद टू है, फिर देखिए V4 है, ध्यान रखेंगे टू के बाद तो V1 आता है ना, 2 + V1 आपने पढ़ा होगा, 4 + V4 आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ध्यान रखेंगे अफोर्ड हो, ऐसे ट्राई हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जिसके बाद ध्यान रखेंगे 2 +
V1 का प्रयोग करेंगे। अफोर्ड भी उसमें से है, ट्राई भी है, रिक्वेस्ट भी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके आपको चार्ट बताए जाते हैं। जिसके बाद 2 + V1 का ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो भी एरर होगा। तो 2 + बाइंग, यहाँ पे V1 के जगह पे क्या है V4 है, तो 2 + बाइंग के जगह क्या होना चाहिए 2 बाई, यानी आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट होम, यानी खाना खाकर, खाना खत्म करके वे लोग घर चले गए। फिनिश्ड ईटिंग, अब देखिए यहाँ पे अगर ईट दिया रहता तो क्या सही होता, नहीं, गलत हो जाता। ईट मतलब खाना, ईटिंग मतलब, ईटिंग जो है ना यहाँ जीरंड है। और ध्यान रखेंगे आपका जो हैड है और मेन वर्ब तो यहाँ V3 है, फिर यहाँ वर्ब नहीं है तो जीरंड का प्रयोग किया गया है। और दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट होम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो एक्शन पास्ट के हों, दो एक्शन पास्ट के हो, तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट होगा, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी हम देखें कि जो एक्शन पहले घटित होगा, जो एक्शन पहले घटित होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में घटित हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट से बनाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले क्या हुआ रोगी का मरना, फिर क्या हुआ डॉक्टर का आना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहले तो रोगी मरा फिर डॉक्टर आया, यानी एक्शन, दो एक्शन, अब डॉक्टर भी आ चुका है, रोगी भी मर चुका है, दोनों एक्शन पास्ट हो गया। तो जो एक्शन पहले घटित हुआ यानी रोगी का मरना, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, और बिफोर द डॉक्टर केम, यानी V2 का प्रयोग हो रहा है, यानी सिंपल पास्ट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दे वेंट होम, यानी घर कब गए, खाना खाकर गए ना, यानी खाना खाने का पहले काम हुआ, भोजन पहले किए फिर घर गए, तो ये हैड + V3 बिल्कुल पास्ट परफेक्ट है, और ये क्या है सिंपल पास्ट है, और कहीं से कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, नो इम्प्रूवमेंट, आंसर आपका क्या होगा ए होगा। इस प्रकार से आपने आज 10 प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, आपको अगर एग्ज़ाम के पैटर्न समझने हैं तो इस प्रकार आप ऐसे सवाल को ज़रूर बनाएं। और अगर आप ऐसा सवाल चाहते हैं समझना तो हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखें। ये मेरा CGL सेट्स के लिए पहला प्रीवियस ईयर का पहला वीडियो था। आगे भी इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाए जाएंगे हर एक एग्जामिनेशन के लिए, ना सिर्फ CGL बल्कि आपके जो सिविल कोर्ट के एग्जामिनेशन होंगे, या आने वाले CHSL के एग्जामिनेशन होंगे, या जिसकी आप कह सकते हैं डिफेंस के लिए जो आप क्लर्कियल एग्जामिनेशन होंगे, जो भी इंग्लिश से रिगार्डिंग आपके सवाल होंगे उसको हम लोग प्रयास करेंगे आपको वीडियोज़ वाइज प्रोवाइड कराने का। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो 10 सवाल है इसमें अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई आपको बातें समझ ना आई हो तो आप ज़रूर वो भी बात बताएं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व या समाधान आपको फिर से देने का प्रयास करूँगा। आप लोग हमारे वीडियोज़ पे नए हैं, हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं जो कि DK अड्डा 247, और हमारे ये अपने एक और चैनल है इंग्लिश वाला चैनल, उस पर भी जाएगा। तो दोनों पे आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ आप हमारे वीडियोज़ को और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, इंग्लिश के एक पार्टिकुलर भी चैनल है वहाँ भी, और यहाँ पे तो सर आपको और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ्स के, GK GS के, रीजनिंग के और इंग्लिश के भी। तो इंग्लिश के जितने भी कॉम्पिटिटिव सवाल होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी वीडियोज़ होंगे आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, और हम लोग उसको पूरी मेहनत से, पूरी जी जान से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मदद करें, ताकि हम लोग पूरे उत्साह के साथ, मनोबल के साथ आपको और भी वीडियोज़ बनाकर देते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।